सुखीपुर गांव में एक मशहूर समोसे की दुकान थी। आदित्य समोसे बना रहा था। तुम्हारे दुकान के समोसे की बात ही अलग है रमेश। ये तो आदित्य के हाथ का कमाल है। आदित्य बेटा, क्या डालते हो समोसे में तुम ऐसा? बस आप सभी का प्यार घोल के आलू में डाल देता हूँ, खुद ब खुद स्वाद आ जाता है। बातें बनाना तो कोई आदित्य से सीखे। आदित्य अनाथ था। एक दिन भरी बारिश में रमेश मंदिर से जैसे ही बाहर निकला, तभी वह देखता है कि एक लड़का बारिश में भीग रहा है। अरे बेटा, तुम कौन हो और इतनी बारिश में क्यों भीग रहे हो? मेरे माँ बाप नहीं है, मैं अनाथ हूँ। मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मेरे साथ चलो बेटा। रमेश आदित्य को अपने घर लेकर जाता है। रमेश ही आदित्य को पालता है। आदित्य रमेश को दुकान में भी काफी मदद करता है। आदित्य प्रतिदिन शाम को समोसे बेचने निकलता है। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो, बढ़िया मस्त चटाकेदार समोसे ले लो। आदित्य, ला भाई 2 समोसे खिला दे। ये लो काका। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो, बढ़िया मस्त चटाकेदार समोसे ले लो। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो, बढ़िया मस्त चटाकेदार समोसे ले लो। आदित्य बेटा, आज 4 समोसे दे दे। बहुत दूर से मेरा दोस्त आया है, आज वो भी तेरे समोसे खाएगा। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो। मैं जब तक इसके समोसे ना खा लूं, मेरा पेट ही नहीं भरता है। आदित्य को सब पसंद करते थे। कोई उधार मांग ले तो उसको भी दे देता था। जिसके पास पैसे नहीं होते थे, उनको भी बिना सोचे समझे समोसे खिला देता था। बेच आया सारे समोसे बेटा। कुछ कमाई हुई या सब पर दया करके आया है आज भी? सारे समोसे बेच दिए काका। 6 समोसे राजू को उधार दिए हैं, 2 समोसे एक छोटे बच्चे को दे दिए, बाकी के नगल बेच कर आया हूं। ना बेटा, तेरे जैसा ईमानदार और दयावान व्यक्ति मैंने कहीं नहीं देखा। दोनों दुकान बंद करके घर चले जाते हैं। अरे वाह, आज तो बढ़िया खुशबू आ रही है। आज मैंने समोसे में नए नए तरीके के मसाले डाले हैं। आदित्य शाम होते ही समोसे बेचने निकल पड़ता है। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो, बढ़िया मस्त चटाकेदार समोसे ले लो। आज तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आज मैंने समोसे में नए तरीके के मसाले डाले। ला फिर, आज तो 2 समोसे दे दे। तू कुछ अलग ही है। सुबह दुकान में मेहनत करता है, शाम को गली गली समोसे बेचता है। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो। उसी गांव में एक गोविंद सेठ भी रहता था। उसकी बेटी को भी आदित्य के समोसे काफी पसंद थे। आदित्य उसको समोसे देकर घर चला जाता है। आदित्य प्रतिदिन सेठ की बेटी सुरभि को समोसे देने जाता है। दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। एक दिन आदित्य ज्यादा समोसे बना लेता है और बेचने निकल पड़ता है। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो। अचानक बारिश पड़ने लगती है। आदित्य को एक जगह दिखती है। मैं जाके खड़े हो जाता हूँ थोड़ी देर। आदित्य वहां जाता है और समोसे की टोकरी नीचे रख देता है। अरे, ये आवाज कैसी आ रही है? तभी आदित्य देखता है, एक शेर वहां खड़ा होता है। आदित्य समोसे की टोकरी छोड़कर भाग जाता है।
आज तो बाल बाल जान बची। आदित्य घर पहुंचता है। आदित्य, कहाँ था तू बेटा? आदित्य सब कुछ बताता है। बेटा तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं काका, मैं एकदम ठीक हूँ। बस वहां समोसे की बड़ी टोकरी पड़ी है। कोई नहीं बेटा, तुम कल जाके ले आना और ध्यान से जाना इस बार। सुबह उठकर जैसे ही आदित्य टोकरी लेने जाने के लिए निकलता है, तभी वहां से सुरभि आ रही होती है। लगता है मेरा तुमसे शादी करने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। अरे क्या हुआ सुरभि, इतना गुस्से में क्यों बात कर रही हो? कल मुझे लड़के वाले देखने आए थे और उनको मैं पसंद भी आ चुकी हूँ। अगर तुम्हारे पापा को ये बात पता चली तो मुझे मार देंगे। ये तो तुम्हें मुझसे प्यार करने से पहले सोचना चाहिए था। मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैं तुमसे ही शादी करूंगी, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। आदित्य चिंता में आ जाता है और कहता है, सुरभि जो कहकर गई है, कहीं वो ऐसा कर ही ना ले, फिर तो मैं अपने आप को कभी माफ भी नहीं कर पाऊंगा। आदित्य गहरी सोच में पड़ जाता है। आज नहीं तो कल सेठ को वैसे भी पता ही चलना है। चलो आज चलते हैं सेठ से सामना करने। आदित्य सेठ के घर जाता है। आज बिना समोसे के आया है यहाँ। ऐसा क्या काम है आज तुझे? सेठ जी, मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आया हूं। कौन सी जरूरी बात? मैं सुरभि से प्रेम करता हूं। क्या कह रहा है? एक समोसे बेचने वाला अब ये सपने भी देखने लगा। सेठ जी, सुरभि और मैं एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ये सुनकर सेठ गुस्से से लाल हो गया। सेठ सुरभि को बुलाता है। सुरभि, सुरभि, ओ सुरभि, नीचे आ फौरन। ये क्या कह रहा है? तुम इससे प्रेम करती हो? हाँ पिताजी, और मैं इसके बिना जीवित नहीं रह सकती। सेठ जोर जोर से हंसने लगा। अरे ये तो हद हो गई। सुरभि, तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। पिताजी, मेरा मानसिक संतुलन एकदम ठीक है। तुझे पूरे गांव में यही एक मिला था प्यार करने के लिए। किसी राजा के बेटे से करती, जमींदार के बेटे से करती, कम से कम कोई अपनी हैसियत का ढूंढती। तुझे भी ये गवार ही मिला प्यार करने के लिए। ये समोसे वाला अपना पेट तो भर नहीं सकता, तेरा क्या खाक भरेगा? आज सुरभि, वैसे तुम्हारे पिताजी सही ही कह रहे हैं। तुम यहाँ राज करती हो, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। ये कहकर आदित्य वहां से जाने लगा। तभी सेठ बोला, सुन आदित्य, मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त सेठ जी? मैं अपनी बेटी से काफी प्रेम करता हूं। मैं उसको मायूस नहीं देख सकता। अगर तू 1 महीने में मेरे बराबर दौलत कमा लेगा तो मैं खुद सुरभि का हाथ तेरे हाथ में दे दूंगा। बाबा, 1 महीने में वो कैसे आपकी बराबरी करेगा? मुझे कुछ नहीं पता। वैसे तो मैं तेरी शादी कभी भी उससे नहीं करवाता, बल्कि उसके हाथ पैर और तुड़वा देता। एक तो मैंने तेरी बात का मान रखा है और ऊपर से तू मुझे ही बोल रही है। बाबा, चुप करके अब अंदर चली जा। अब अगर वो मेरी ये शर्त पूरी करेगा तभी मैं तेरा विवाह उससे करवाऊंगा। आदित्य घर जाता है। क्या हुआ आदित्य बेटा, आज तो दुकान पर भी नहीं आया? तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? आदित्य रमेश को सब कुछ बताता है। ये कैसी बकवास शर्त है? ये तो असंभव है बेटा। 1 महीने में कोई कैसा इतना अमीर बन सकता है? दोनों खाना खा के सो जाते हैं। सुबह होती है। काका, आज मैं उस जगह भी जाऊंगा जहां समोसे की टोकरी छोड़ दी थी मैंने।
ठीक है बेटा, तो आज शाम को तुम समोसे बेचने मत जाना, टोकरी लेके सीधे घर आ जाना। आदित्य उसी जगह पहुंचता है। शुक्र है मेरी टोकरी अभी भी वहीं पड़ी है, पर मुझे ध्यान से जाना पड़ेगा। आदित्य इधर उधर पहले देखता है, तब आगे बढ़ता है। जैसे ही आदित्य टोकरी उठाता है, अचानक बाहर से एक आवाज आती है। ये कैसी आवाज है? आदित्य बाहर निकलकर देखता है। बाहर एक सोने से भी ज्यादा चमकीला हिरण गिरा पड़ा होता है। आदित्य उसको देखकर चौंक जाता है। ये तो बड़ा ही विचित्र हिरण है। लगता है उसी शेर ने इसको अपना शिकार बनाने की कोशिश की होगी। आदित्य कहीं से कुछ जड़ी बूटी तोड़कर लाता है और उसको लगाता है। कुछ ही देर में उसका खून बहना बंद हो जाता है। वो हिरण खड़ा हो गया और इंसानी आवाज में बोला, आपने तो मेरी जान बचाकर कमाल कर दिया। आपको तो जड़ी बूटी का बहुत अच्छा ज्ञान लगता है। आदित्य उसको बोलता देख डर जाता है और एकदम सुन्न हो जाता है। अरे अरे, डरो मत भाई, मैं इंसानों की तरह बात कर सकता हूँ। अरे, मैंने किसी राक्षस की मदद तो नहीं कर दी? कहीं तुम अभी एकदम भेष तो नहीं बदल लोगे? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी भगवान, मुझे बचा लो कोई। चुप हो जाओ भाई, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मुझे एक राज पता है जिसे कोई नहीं जानता। मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकता हूँ। अच्छा, सच में? तुम मेरी किस्मत बदल सकते हो? आप सारे सवाल यहीं करोगे क्या? मुझे अपने घर तो ले चलो पहले, फिर सब वहीं बताऊंगा तुम्हें। तुम्हें अगर गांव वालों ने देख लिया तो वो हमारे घर पर धावा बोल देंगे, मुझे तुमसे छीन कर ले जाएंगे और किसी बड़े आदमी को बेच देंगे। एक बात तो है, तुम में लालच बिल्कुल नहीं है। हाँ भाई, अगर लालची होता तो आज समोसे नहीं बेच रहा होता। हाँ भाई, अगर लालची होते तो आज समोसे नहीं बेच रहे होते। अब तुम मुझे जंगल से छुपाकर ले चलो, वरना अगर किसी और के हाथ लग गया तो वो मुझे जरूर किसी बड़े आदमी को बेच देगा। चलो ठीक है भाई, रात होने दो, फिर तुम्हें अंधेरे में लेके चलूंगा ताकि किसी की नजर ना पड़े। आदित्य उस हिरण को घर ले आता है। लगता है तुम्हारी शादी नहीं हुई है अब तक। नहीं भाई। हाँ भाई, कौन करेगा तुमसे शादी? आजकल तो बिना पैसे के कोई लड़की भी शादी नहीं करती। क्या बताऊं भाई, मेरी किस्मत ही फूटी है। आदित्य उस हिरण को अपने और सेठ के बीच हुई बातचीत के बारे में बताता है। अब तुम ही बताओ, मैं 1 महीने में कैसे उस सेठ की बराबरी कर सकता हूं? अरे भाई, ये तो उसने तुम्हारे साथ चाल चली है साफ साफ। सुबह होती है। आदित्य काका के साथ दुकान जाता है। आदित्य रोज की तरह समोसे बनाता है। शाम होते ही आदित्य फिर गली गली समोसे बेचने निकलता है। समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो। आदित्य सेठ के घर से पास से निकल रहा होता है, तभी ऐसे तो तू अगले जन्म तक भी मेरी बराबरी नहीं कर पाएगा। तेरा मेरी बेटी से शादी करने का सपना एक सपना बनकर ही रह जाएगा। आदित्य बिना कुछ बोले वहां से चले जाता है। आदित्य निराश होकर बैठा होता है, तभी हिरण कहता है, कैसे उदास बैठे हो भाई? क्या हो गया आपको आज? आदित्य उसको सब कुछ बताता है। सेठ सही ही कह रहा है, अब तो मेरी सुरभि से शादी होना ही नामुमकिन है। चलो, अब तुम्हारी किस्मत बदलने का समय आ गया है, तुम मेरे साथ चलो। आदित्य और हिरण रात के अंधेरे में निकल पड़ते हैं। हिरण भाई, और कितनी दूर चलना है? थोड़ा सा आराम कर लेते हैं यहाँ,
बैठ जाओ। अरे भाई, ऐसा क्या राज है जो तुम मुझे इतनी दूर तक ले आए हो? थोड़ी ही दूर उधर एक बहुत रहस्यमयी गुफा है, जिसके अंदर राजा संजय का खजाना दफन है। एक बात बताओ, तुम्हें ये सब कैसे पता है? तुम ये मत पूछो कि मुझे कैसे पता चला, बस समझ लो कि मुझे सब पता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो गुफा ऐसे ही नहीं खुलती। फिर कैसे खुलेगा हिरण भाई? वो गुफा तुमसे 3 सवाल पूछेगी, बस हमें उनके जवाब देने हैं। और अगर मैं उन सवालों के जवाब नहीं दे पाया तो? उसकी चिंता मत करो, जिसका जवाब तुम्हें नहीं आएगा उसका जवाब मैं बता दूंगा। ज्यादा सोचो मत अब। कुछ न करने से अच्छा है कुछ किया ही जाए। हो सकता है मेरी बंद किस्मत का ताला ही खुल जाए और मेरी तकदीर के रास्ते वाकई में खुल जाए। थोड़ी देर दोनों आराम करके उस गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। आगे आगे हिरण चल रहा था और आदित्य उसके पीछे पीछे चल रहा था। दोनों कुछ ही देर में उस गुफा के पास पहुंचते हैं। आदित्य भाई, गुफा के दरवाजे पर हाथ लगाओ। आदित्य दरवाजे को हाथ लगाता है, तभी आवाज आती है। इस गुफा का दरवाजा खोलने के लिए तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। हाँ हाँ, मैं तैयार हूं, तुम सवाल पूछो। पहला सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो जितना ज्यादा बढ़ती है उतनी ही कम दिखती है? अंधेरा। दूसरा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो खुद तो जलती है पर दूसरों को रोशनी देती है? मोमबत्ती। तीसरा और अंतिम सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो हर किसी के पास होती है लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता? आदित्य सोच में पड़ जाता है। अचानक बोलता है, भविष्य। गुफा का दरवाजा खुल जाता है। दोनों अंदर जाते हैं। अंदर ढेर सारा खजाना पड़ा होता है। आदित्य खजाना देखकर खुश हो जाता है। अरे वाह, तुमने तो सच बोला हिरण भाई, ये खजाना तो वाकई मेरी जिंदगी बदल सकता है। जैसे ही आदित्य खजाना लेने के लिए आगे बढ़ता है, तभी अचानक जादुई किरणों के साथ एक साधु वहां प्रकट हो जाते हैं। रुको, इस खजाने को लेने से पहले तुम्हें एक बलिदान देना पड़ेगा। कैसा बलिदान? तुम्हें अपने इस हिरण का बलिदान देना पड़ेगा। तुम जैसे ही ये सोना लोगे तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए कोई खजाना। मैं जैसा भी हूं वैसे ही ठीक हूं। आदित्य भाई, दे दो मेरा बलिदान। इस खजाने से तुम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो, मान सम्मान पा सकते हो, यहां तक कि सुरभि से भी शादी कर सकते हो। मुझे मेरी मित्रता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा खजाना दोस्ती है। तुम जानवर हो तो क्या हुआ, हो तो आखिर मेरे मित्र ही। मैं जिंदगी भर गरीब रहने को तैयार हूं, पर अपनी मित्रता का बलिदान कभी नहीं दे सकता। साधु जी, नहीं चाहिए मुझे कोई भी खजाना। तभी जादुई किरणें के साथ वो हिरण एक राजकुमार में बदल गया। तू बड़ा किस्मत वाला है राजकुमार, जो तुझे ये मिला। आखिर इसने तुझे उस श्राप से मुक्त कर ही दिया। कैसा श्राप और ये सब क्या हो रहा है? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। मैं सूरजनगर राज्य के राजा का पुत्र हूं। एक दिन मेरे मित्र ने इस खजाने के बारे में बताया था। मैं अपने घोड़े पर बैठकर गुफा की तरफ चल लिया। मैंने भी 3 सवालों के सही जवाब दिए थे। जैसे ही खजाना लिया, साधु जी प्रकट हुए और बोले कि खजाना चाहिए तो घोड़े का बलिदान देना होगा। मैंने बिना सोचे समझे हां कर दी। साधु जी गुस्से में आ गए और मुझे श्राप दे दिया कि जब तक कोई सच्चा मित्र तुम्हें खजाने की जगह चुनेगा नहीं,
तब तक तुम जानवर बनकर रहोगे। आज तुमने मुझे उस श्राप से मुक्त कर दिया। अब ये खजाना तुम्हारा है आदित्य। हाँ भाई, ये सारा खजाना तुम्हारा है। मुझे सारा खजाना नहीं चाहिए। मुझे तो बस आप इतना दे दो कि मैं सेठ की बराबरी कर लूं, ताकि वो मेरा विवाह अपनी बेटी से करवा दे। आदित्य खजाना लेकर घर जाता है और रमेश काका को सारी बातें बता देता है। वाह बेटा, तू एक अच्छा इंसान है, तभी भगवान ने तेरा साथ दिया है। कुछ ही दिनों में आदित्य नया घर ले लेता है। एक दिन सेठ के घर जाता है। सेठ जी, अब तो मैं आपके बराबर हो गया हूँ। अब तो आप करवाएंगे ना मेरा विवाह सुरभि से। सेठ की शक्ल उतर जाती है। दोनों का विवाह होता है। दोनों अच्छे से जीवन बिताते हैं। ऐसी ही मनोरंजक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।